ये है a body is projected from the ground vertically upwards, travels a distance h in the last second of its total journey. ठीक है. If it is projected with twice the previous velocity, the distance traveled in the last second of its journey is. देखो अगर इसको हम u से फेंकें तो ये ऐसे गई और ऐसे आ गई, तो इसकी जर्नी का लास्ट सेकंड तो ये है. तो लास्ट सेकंड में ये जितना चलता है शुरू के पहले सेकंड में भी उतना ही चलेगा. इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल जो h है उसको हम लिख सकते हैं u प्लस a/2 2 इंटू n माइनस 1. तो h हो गया u माइनस g/2 और 2 ये आ गया, ये h आ गया. तो सर यहाँ ये से वन u, आपने हाँ इसीलिए मल्टीप्लाई किया ना, क्योंकि मतलब फर्स्ट सेकंड लिया हाँ आपने हाँ हाँ पहला सेकंड लिया. जब तो जर्नी ये हो गया, स्टार्ट हुई तब की। यस, तो h प्लस g/2 आ गया u. अब वो ये कह रहे हैं कि अगर उसको डबल से फेंकते यानी 2u से फेंकते तो कितना होता. तो h डैश हो जाता. तो वो होता 2u प्लस माइनस g/2 2 इंटू 1 माइनस 1. तो h डैश हो जाता 2u माइनस g/2, है ना. अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, u की वैल्यू रख देते हैं. तो h डैश हो गया 2u मतलब 2h प्लस g माइनस g/2. तो h डैश बन गया 2h प्लस g/2. देखो ये वाला आया समझ में. यस सर। ओके. सेकंड. सर इसमें मुझे ये पूछना है कि हर एक वैगन पर 50,000 का न्यूटन कैसे लग रहा है सर? वो तो मतलब टेंशन लगेगी तो कम नहीं हो जाना? नहीं, हर एक वैगन पे 50,000 नहीं लग रहा भाई. इंजन जिस वैगन से जुड़ा है उसी पर तो 50,000 लगाएगा. तो जैसे अगर यहाँ 4 वैगन हैं, 1 2 3 4, और ये इंजन है, तो इंजन जिस वैगन से जुड़ा है उसी पर 50,000 लगा पाएगा, यानी इस पर ही तो लगेगा सिर्फ. ओके सर। ठीक है ना. ये वाला है. इसमें लिखा है 2 balls are thrown horizontally from the top of a building with speed u1 and u2 respectively in opposite directions. The separation between the ball when they are moving perpendicular to each other. देखो ये है. फर्स्ट बॉल को ऐसे फेंका u1 से, तो वो ऐसे गिरी. किसी टाइम पर उसकी x वाली वेलोसिटी तो u1 थी, लेकिन y वाली वेलोसिटी gt थी, है ना, क्योंकि y में तो इनिशियल वेलोसिटी कोई थी नहीं. इसी यस। तरह से अगर हम दूसरी बॉल को देखें, तो उसी टी टाइम पर उसकी x वाली वेलोसिटी तो u2 थी, y वाली वेलोसिटी उसकी भी gt थी. अब वो ये कह रहे हैं कि दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना. दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो इस केस में मतलब ऐसा कुछ है, जैसे दोनों का रिजल्टेंट पहले वाले का कुछ ऐसा हुआ v2 और इसका
इस तरफ हुआ V1, तो जो V2 है और जो V1 है वो ये कह रहे हैं कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर ये एंगल सपोज थीटा है, तो ये भी थीटा, तो परपेंडिकुलर मतलब ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होना चाहिए, मतलब ये भी 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तो ये थीटा होना चाहिए। तो अगर हम पहले केस में, जैसे इस V1 के केस में tan थीटा लिखें, तो वो हो जाएगा U1/GT। और अगर इस ग्रीन वाले के केस में हम tan सर जी। थीटा, हाँ बोलो बोलो, तो वो आ जाएगा, ये GT है ना, GT/U2। अब दोनों यस tan सर। थीटा बराबर, तो हम लिख सकते हैं कि U1/GT इज इक्वल टू GT/U2। तो G²T² इज इक्वल टू U1/U2। तो T आ गया √U1/U2/G। दिस इज द वैल्यू ऑफ T। अब एक बार T मिल गया, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है, ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा ये U1T हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये U2T हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस U1 प्लस U2 इंटू T। T कितना, √U1/U2/G। ये देखो ये x की वैल्यू आ गई। देख लो तुम इसको, यस सर। आया समझ में? यस सर, आ गया। तो देखते हैं। चलो, ये देखो इसमें लिखा है two balls are thrown vertically upward simultaneously with different speed. The variation of the relative separation with time is best represented by, जैसे एक बॉल है उसको फेंक दिया U1 से, दूसरी बॉल है उसको फेंक दिया U2 से। तो दोनों में कोई एक बॉल पहले ग्राउंड पे आ जाएगी, दूसरी बाद में ग्राउंड पे आ जाएगी, है ना। तो मान लेते हैं सेकंड बॉल बाद में, मतलब पहले आ जाएगी। तो पहली बॉल के लिए जो Y1 होगा वो ये होगा, ये। और दूसरी बॉल के लिए जो Y2 होगा वो होगा, तो टिल both balls are in air, जब तक दोनों बॉल एयर में है तब तक जो Y1 माइनस Y2 आया वो आया ये, मतलब डेल्टा Y जो आया वो आया ये। तो देखो इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो शुरू में तो स्ट्रेट लाइन बनी, यानी ऐसी लाइन बननी चाहिए शुरू में। ये लाइन तब तक बननी चाहिए जब तक सपोज कोई एक बॉल ग्राउंड पे नहीं गिर जाती, तो मान लो सेकंड बॉल ग्राउंड पे गिर गई, तो ये T2 तक बननी चाहिए। अब T2 टाइम के बाद जो है क्या होगा कि दूसरी बॉल ग्राउंड पे गिर गई, तो Y2, तो आफ्टर T2 जो Y2 है वो हो गया 0, लेकिन Y1 अभी भी यही रहा, U1T-12 GT², है ना। तो अब अगर Y1 माइनस Y2 यानी डेल्टा Y करे तो वो ये आ जाएगा ना, ये, मतलब अब पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा। और ये तब तक चलेगा जब तक दूसरी बॉल भी नहीं गिर जाती।
तो ये ग्राफ जो होता है ना, ये कुछ ऐसा पैराबोलिक, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इन्होंने वैसे वहां पे वैल्यूज नहीं दी, लेकिन समझ गए ना लॉजिक, पहले यस सर। स्ट्रेट लाइन फिर पैराबोला। ठीक है। फिर ये water drops are falling down at regular time intervals from a ceiling such that when the first drop is about to hit the ground, the nth drop is starting from the ceiling as shown. ठीक है. If h1 is the vertical distance between the ceiling and the ground, then the distance of the rth drop from the ceiling is. अब देखो जैसे पहली ड्रॉप गिरी, उसके t टाइम के बाद दूसरी ड्रॉप गिरी, फिर और टी टाइम के बाद तीसरी गिरी, फिर और टी टाइम के बाद चौथी गिरी। तो जब दूसरी ड्रॉप गिरी तो पहली ड्रॉप को कितना समय मिला चलने के लिए? सिर्फ टी सेकेंड्स मिले। तीसरी गिरी होगी तो पहली ड्रॉप को कितना समय मिला होगा? 2t। चौथी गिरी होगी तो पहले को मिला होगा 3t। मतलब जब when nth drop is starts falling, तो टाइम which first drop falls, ये होना चाहिए एक कम। यानी कि जो ये h1 है ना, ये हो गया हाफ g और n-1 t इसका स्क्वायर, यानी h1 सर हाँ बोलो। सर ये एनटी नहीं होना चाहिए, जैसे आपने कहा कि थर्ड ड्रॉप स्टार्ट हो रही है तो 3t लगेगा, नहीं, तो अगर थर्ड ड्रॉप स्टार्ट हो रही है तो 2t मिला ना टाइम, क्योंकि पहली ड्रॉप जस्ट t इक्वल टू 0 पे नहीं मिली। अब सेकंड ड्रॉप जब चली तो पहली को कितना टाइम तक मिला गिरने को? t तो मिला, t इक्वल टू 0 पे पहली ड्रॉप निकली, तो टाइम t पर मिली ना, दूसरी निकली ना दूसरी ड्रॉप। यस सर, यस सर, समझ रहे हो? यस सर। अब ये पहली ड्रॉप के लिए, ठीक है, पहली ड्रॉप को इतना समय मिला चलने के लिए। अगर हम पूछें कि भाई दूसरी ड्रॉप को कितना मिला होगा, तो वो मिला होगा n-2t, यस सर। तीसरी को मिला होगा n-3t, चौथी को मिला होगा n-4t। तो यहाँ पे ये rth ड्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं। तो rth ड्रॉप अगर स्मॉल h डिस्टेंस चलती है, तो ये अगर विजिबल नहीं है तो देखो, rth ड्रॉप अगर स्मॉल h चलती है तो यहां लिख देते हैं कि टाइम फॉर विच rth ड्रॉप फॉल्स, ये हो गया। तो जो स्मॉल h हुआ ना, ये हुआ हाफ g n-r t का स्क्वायर। तो अब अगर हम सपोज डिवाइड, तो स्मॉल h को लिख दें g n-r का स्क्वायर t का स्क्वायर बाय 2। तो h1 अपॉन h ये आ गया, g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, तो n-1 अपॉन n-r का होल स्क्वायर। तो यहां से स्मॉल h आ गया h1 n-r अपॉन n-1 का स्क्वायर। सर हाँ बोलो। सर n-rt कैसे आया? rth ड्रॉप का एक बार वो बता दीजिए। एक बार बताओ, जैसे पहली ड्रॉप को 5 सेकंड मिलते चलने के लिए, तो यस सर। दूसरी ड्रॉप को कितने मिलते?
सर 4 पहले सेकंड, मतलब मान लो हर ड्रॉप 1-1 सेकंड के बाद गिर रही है, ठीक है। यस सर। तो जब छठी ड्रॉप गिरी तो पहली ड्रॉप को 5 सेकंड मिले चलने के लिए, ओके सर। समझे? पहले ही बताओ, पहली ड्रॉप को 5 सेकंड मिले, समझे? यस सर, यस सर। अच्छा, तो दूसरी को कितने मिले होंगे? वो तो 1 सेकंड बाद निकली ना। 4 सेकंड। अच्छा, तीसरी को कितने मिले होंगे? 3 सेकंड। अच्छा, चौथी को? 2 सेकंड। तो एक बात बताओ, छठी ड्रॉप जब निकल रही थी तो पहली ड्रॉप को 5 सेकंड मिले, 6 - 1 5, ठीक है। दूसरी को मिले ठीक है 4 सर। सेकंड, 6 - 2 4। तीसरी को मिले 3 सेकंड, 6 - 3 3। चौथी को मिले 2 सेकंड, 6 - 4 2। तो अब nth ड्रॉप है, rth ड्रॉप को कितना टाइम मिला होगा? ओके, n n - माइनस r, आर। है ना? समझ गए? यस सर, यस सर, यस। ठीक है, ठीक। ओके, तो सुमित के तो 5 सवाल हो गए, और इसके बाद किसने भेजे हैं? सर पर्स गुप्ता मैंने भी भेजे हैं। सृष्टि, अदिति, सूरत, रिया पांचाल, कुमारी प्रिया, तनीषा। तनीषा, आर यू देयर? Yes, sir. एक, दो, तीन। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। अ वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ एल, एल मीटर लिखा है, 1 मीटर लिखा है, एल मीटर ही होगा, है ना? Yes, sir. बाद में अगर होगा तो एल को 1 रख देंगे। एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज हिंज्ड एट वन एंड टू द बॉटम ऑफ द टैंक। द टैंक इज फिल्ड विथ वाटर अप टू हाइट L/2। ओके, पूरी लेंथ L है लेकिन L/2 तक ही फिल्ड है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द प्लैंक, मतलब प्लैंक की डेंसिटी है 0.5। फाइंड द एंगल थीटा दैट द प्लैंक मेक्स विद द वर्टिकल इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो, अब ये प्लैंक नीचे एंड से हिंज्ड है ना, तो इस पर जो mg है वो नीचे की तरफ टॉर्क लगा रहा होगा। जो पानी की अपथ्रस्ट है वो इसको वापस, मतलब ऊपर की तरफ टॉर्क लगा रही होगी, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाएं तो ये अपना रेस्ट पे आ जाएगा। अब पहले तो देखा जाए कि इसकी ये जो लेंथ है, ये वाली, यहां बनाते हैं डायग्राम। पहले पानी नहीं भरते हैं, सिर्फ ऐसे ही जनरल करते हैं। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेंगे, लेंथ एल ले लेंगे, तो पूरी वॉल्यूम जो आ जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, वॉल्यूम आ गई, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया ऑब्जेक्ट की, और जी, तो ये वेट आ गया। अब ये वेट कहाँ लगेगा? इसके सेंटर पे, तो mg, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस जो है ये है L/2। ये वाला एंगल दे रखा है थीटा। तो इसकी जो टॉर्क है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन बनेगी, वो ऐसी बन गई। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो ये L/2 का जो ये वाला डिस्टेंस आया, ये आ गया L/2 साइन थीटा। तो टॉर्क ऑफ द वेट ये आई A L रो जी L/2 L साइन थीटा बाई 2, है ना? अब उसके बाद इसमें पानी भर दिया। पानी कहाँ तक भरा? पानी भरा L/2 हाइट तक। पानी यहाँ पे भरा हुआ है L/2 हाइट तक। तो अगर पानी L/2 हाइट तक भरा है तो उसमें इसका कितना हिस्सा डूबा हुआ है? ठीक है, देखो पानी इसके यहाँ तक भर दिया, मान लो ये L/2 हाइट। तो उसमें इसका ये है
इसका कितना हिस्सा डूबा हुआ है, मान लेते हैं कि डी हिस्सा डूबा हुआ है। ठीक है, तो डी और L/2 में रिलेशन भी निकाल सकते हो कि डी cos थीटा इज इक्वल टू L/2, है ना, तो डी निकल जाएगा। समझिए ये वाला पॉइंट। Yes, sir. अब ये जो डी Yes, हिस्सा sir. इसी हिस्से पे अपथ्रस्ट लगेगी, तो अपथ्रस्ट होती है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड। हाउ मच वॉल्यूम इज इमर्स्ड, A इंटू डी। तो A इंटू डी वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इसको लिख देते हैं, पानी से भरा हुआ है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 ले लेते हैं, ठीक है, इंटू जी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। और ये जो अपथ्रस्ट है ये कहाँ लगेगी, ये लगेगी इस कलर से लिखता हूं, इसके मिड पॉइंट पर, मतलब कि D/2 डिस्टेंस पर, ऊपर की तरफ। तो इस अपथ्रस्ट की अगर हम लाइन बनाए तो ये एंगल थीटा। अब ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना होगा, D/2 साइन थीटा। तो अपथ्रस्ट की जो टॉर्क आई ना, टॉर्क ऑफ द अपथ्रस्ट, वो आई ADG इंटू D/2 साइन थीटा। अब दोनों टॉर्क बराबर होनी चाहिए, तो एक जो मतलब फॉर इक्विलिब्रियम यहां लिख देते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम टॉर्क ऑफ द वेट इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ द अपथ्रस्ट। तो टॉर्क ऑफ द वेट है L स्क्वायर रो जी साइन थीटा बाई 2 A L स्क्वायर रो जी साइन थीटा बाई 2। टॉर्क ऑफ अपथ्रस्ट है D स्क्वायर जी साइन थीटा बाई 2। ये कैंसिल हो गया, A से A कट गया, G से G कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। तो L स्क्वायर रो इज इक्वल टू, अब D कितना है, D था ना L/2 cos थीटा, तो L स्क्वायर बाय 4 cos स्क्वायर थीटा। तो रो कितना है, रो दे रखा है इन्होंने 0.5, 0.5 अगर दे रखा है तो ये बाय 2 हो गया। तो यहां से 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो cos स्क्वायर थीटा आ गया 1/2, cos थीटा 1/√2 आ गया फिर तो। ठीक है, पर ये तो सर बोलो। सर जो डी वाला इमर्स्ड पार्ट था उसकी भी सेंटर पे थ्रस्ट लगेगी, मतलब उस पे भाई L/2 पे नहीं लगेगी। नहीं, उसके उस जितना हिस्सा इमर्ज्ड है उसके सेंटर पे ना। ओके सर। ठीक है, पर ये तो थोड़ा सा मतलब नीट लेवल का तो नहीं है ना। चलो इसको देखते हैं, इसमें क्या दिया है। An open tank of square base, side 4 and height 3 contains water up to a height 2 is accelerated horizontally. Find the maximum acceleration so that the water does not spill. तो एक्चुअली देखो, वाटर की वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी ना। पहले वो वाटर ऐसा था, ऐसा, कितनी हाइट तक है, 2 मीटर तक। ये साइड 4 थी ना, ठीक है, और वो भी 4 थी। तो पुरानी जो वॉल्यूम थी वो थी 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 16, 32 मीटर क्यूब। बाद में वो ये कह रहे हैं कि इसको एक्सेलरेट कराया। अब मान लो इस तरफ एक्सेलरेट कराओ अगर, तो ये ऐसा हो जाएगा,
ऐसा। यहां से तो पूरा पहुंच जाएगा 3 तक, यहां पे कितना पहुंच जाएगा? देखो सेंटर से ही वो होता है यहां से, तो अगर यहां से ये पूरा 3 था ना ये वाला, तो अगर यहां से ऐसे हुआ ये देखो, तो यहाँ कितने तक पहुंचना चाहिए? 1 तक ही पहुंचना चाहिए, है ना? ये तो खैर ऑब्वियसली लॉजिक है ही, Yes. है ना? यस सर। तो अब अपन इसमें ये वाला डिस्टेंस हो गया 4, और ये वाला कितना डिस्टेंस हो गया? 2 हो गया। ये एंगल है थीटा, तो ये होता है ना A/G इज इक्वल टू tan थीटा। तो ए कितना आ गया? नहीं, थीटा क्या निकालना है? ए निकालना है ना, हाँ, जी tan थीटा। तो ये आ गया जी, और tan थीटा कितना है? 2/4। तो g/2 आ गया एक्सेलरेशन तो। Yes, sir. अब इसके बाद इफ द एक्सेलरेशन इज फर्दर इंक्रीज्ड बाय 60%, यानी यदि एक्सेलरेशन हम और बढ़ा दें तो बताओ कितनी वॉल्यूम स्पिल हो जाएगी? तो मान लो एक्सेलरेशन 60% बढ़ा दिया जाए, तो नया एक्सेलरेशन हो जाए g/2 प्लस 60% ऑफ g/2, यानी g/2 प्लस 60/100 इंटू g/2। तो ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, तो g/2 प्लस 3g/10, तो ये बन गया एलसीएम इसका 10 हो गया, 2 5 8g/10, यानी कि 4g/5, ये ए डैश आ गया। अब tan थीटा डैश जो नया एंगल होना चाहिए वो a'/g होना चाहिए, यानी कि 4g/5 डिवाइड बाय जी, यानी 4/5, 4/5। है ना? तो अब 4/5, और ये होना चाहिए डेल्टा H/L। लेकिन जो बेस है, बेस तो 4 है, तो 4/5 इज इक्वल टू डेल्टा H/4। तो डेल्टा H जो आया ना वो आ गया 4 4 16/5, यानी ये तो 3.8 आ गया, मतलब कि ये तो 3 मीटर से भी ज्यादा आ गया। इसका ये मतलब हुआ, पता पानी ऐसा है डेल्टा H/L के लिए है tan थीटा। क्योंकि tan थीटा यही तो होता है, देखो इस वाली हाइट और इस वाली हाइट का डिफरेंस डेल्टा H, ओके सर। है ना? अच्छा, अब डेल्टा H/L, तो इसका मतलब पता क्या होगा? हाइट 3 मीटर से ज्यादा तो हो नहीं सकती, यानी ऐसा हो चुका होगा। हाइट तो 3 ही मीटर होगी, लेकिन पानी यहाँ पे ऐसे आ गया होगा, ये देखो ये अगर थीटा डैश है ना, तो ये हो जाएगा 3, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 4 की जगह कुछ और हो जाएगा, सपोज x। तो ये अपना बन जाएगा x 4/5 इज इक्वल टू 3/x। तो x आ गया 15/4, यानी 4 3 12, 3.75, x आ गया 3.75। तो अब देखो ये आ गया, तो अब कितनी वॉल्यूम स्पिल होगी? शुरू वाली वॉल्यूम तो अपन ने निकाल रखी थी, बाद वाली वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। तो ये वाला एरिया जो है इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस है 3.75 इंटू हाइट है 3, तो 7 3 5 15, 3 7 21 22, 3 3 9, 10 11 11.25 डिवाइड बाय 2, तो 2 5 10, 1 आ गया, 2 6 12, 12, तो 2 आ गया, 2 नहीं कुछ आया ही नहीं, और 2 2 4, एंड देन 5.625। इस 5.625 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो जो नई वॉल्यूम V डैश आई वो आई 5.625 इंटू 4, तो 5 4 20, 2 आ गया, 4 2 8 9 10, 1 आ गया, 4 6 24 25, 2 आ गया,
5 4 20, 22.5 मीटर क्यूब, दिस इज द न्यू वॉल्यूम। तो पुरानी वॉल्यूम कितनी थी? 32 मीटर 32 क्यूब। नई कितनी है? 22.5। तो डेल्टा भी 9.5। समझे लॉजिक? Yes, sir. ओके, ये वाला हो गया। अब इसके बाद आते हैं थर्ड पे। ये देख, अ कंटेनर ऑफ विड्थ 2a इज फिल्ड विद अ लिक्विड। अच्छा ठीक है, इसकी विड्थ 2a है। ये है 2a, it is filled with a liquid. A thin wire of mass per unit length lambda is gently placed over a liquid surface in the middle. As a result, the liquid surface is depressed by a distance y. तो surface tension, अब देखो इसमें ना ये ऐसा हो गया, यहाँ पे अपन ने वायर रखा तो अपन को ऐसा दिख रहा है, तो ये ऐसा और ऐसा। अब देखो, ये देखो, इस पर एक तो लगेगा mg, है ना, इधर लगेगा SL, यहां लगेगा SL, और ये एंगल अगर हम थीटा ले लें तो ये भी थीटा, तो SL का इस तरफ आया SL cos थीटा और SL sin थीटा, है ना। उसी तरह से इधर भी SL cos थीटा और इधर SL sin थीटा, तो 2 हो गया ना, तो ये बन गया 2SL sin थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, तो 2SL tan theta, tan theta, what is tan theta? It is y upon a, it is mg, तो 2s y upon a इज इक्वल टू, अब देखो m by l आ गया ना, तो m by l कितना है? लैम्डा जी, तो s कितना आ गया? लैम्डा जी a अपॉन 2y। बताओ आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, अच्छा ये किसने भेजे थे? तनीषा ने। तनीषा के बाद वंश बजाज, वंश बजाज, आर यू देयर? Yes, sir. चलो इसके बाद देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। इन द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इन द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, तो क्या होगा? देखो अगर ना YDAC में व्हाइट लाइट आ जाए ना, तो व्हाइट लाइट में क्या होता है यार, सारे कलर होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन सब, तो उसमें जो है ना, मतलब क्या होता है कि जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर यहाँ पर तो बिल्कुल व्हाइट आता है। अब व्हाइट के सबसे इधर और इधर जो है ना, वो आता है रेड, मतलब कलर्ड फ्रिंजेस आने लगते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाता है इसका, अ फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस एंड देन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। सर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन पूछना था मैंने, ये क्यों है? यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन का मतलब कि उसके बाद वो YDAC बंद हो जाता है, क्योंकि पता क्या होता है, जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होते हैं ना, वो ऐसा नहीं होता कि इन्फिनिटी तक हो। जो नंबर होता है वो -d बाय लैम्डा से लेकर d बाय लैम्डा तक होता है। ठीक है, डी डिस्टेंस है या d स्लिट का होता है डायमीटर? दोनों, डिस्टेंस तो कैपिटल D होता है। द विड्थ मतलब दोनों फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को स्मॉल d कहते हैं ना।
ओके सर। ठीक है, तो ये तुम याद भी कर लो, ये बाई चांस कभी पूछ लेना। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है ना वो ये होता तो डार्क फ्रिंज आती है कल व्हाइट लाइट के केस में? है। डार्क एक्चुअली पता क्या होता है व्हाइट लाइट के केस में ना, अब डार्क तो किसी एक की आ गई मान लो, लेकिन उस जगह किसी और की हो सकता है तो ब्राइट आ जाए, या ना आ पाए ब्राइट, मतलब थोड़ी सी इंटेंसिटी आ जाए। लेकिन जैसे जिस जगह वायलेट की डार्क आएगी ना, उस जगह रेडिश टिंज मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये क्या चीज है? सर ग्राफ समझ नहीं आ रहा था। अरे ये पता क्या क्या ग्राफ है, ये वाईडीएसी एंड डिफ्रैक्शन कंबाइंड है। असल में क्या होता है कि जैसे ये है, देखो ये, अब इसमें जो स्लिट है, हर स्लिट की विड्थ ए है, और दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है ना। यस सर। तो क्या होता है कि भाई वाईडीएसी की तो ये ऐसे बनी जाती हैं, ऐसे इस तरह से, ऐसे है ना वाईडीएसी की जो फ्रिंजेस होती हैं। और सर साथ में जो ये वाईडीएसी, क्या कह रहे सर वाईडीएसी में जैसे फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, इन सब की हैं, सबकी इंटेंसिटी सेम इंटेंसिटी होती है ना सेम वैसे? होती है, हाँ सेम होती है। लेकिन साथ में जो इंडिविजुअल स्लिट्स है ना, उनकी वजह से उनका इंडिविजुअल डिफ्रैक्शन पैटर्न भी होता है। तो वो जो सेंट्रल डिफ्रैक्शन आता है ना वो बहुत बड़ा आता है। अब ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, जो सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन का, वो होता है 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई ए। और ये जो इंडिविजुअल है ना, इनका होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो इसलिए एक सवाल ऐसा तुमने देखा होगा, आप पूछते हैं कि जो वाईडीएसी का सेंट्रल मैक्सिमा है ना, उसमें नहीं, जो डिफ्रैक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा है ना, उसमें वाईडीएसी के कितने मैक्सिमा आ रहे हैं, ये एक यस। सवाल पूछते हैं, है ना। तो बस 2 लैम्डा डी बाई ए इज इक्वल टू एन टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो इस ग्राफ में बेसिकली मेरा डाउट है कि जैसे जो सिंगल स्लिट की वजह से डार्क लाइन से इसमें शो किया हुआ है, डार्क यहाँ कम शो किया है ना, फ्रीक्वेंसी यहाँ वाला, पे इन जगह, यहाँ पे ये यस सर, ये डार्क। तो मुझे क्लियर है। पर जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला डबल स्लिट वाला है, जैसे आप जो ग्रीन से शो कर रहे हो, ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या कह रहे हो यार? मतलब सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो लाइट वाली बीच में बहुत सारी लाइंस हैं, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, इन सब की फ्रिंजेस। सर एम्पलीट्यूड तो सेम ही होना चाहिए, मुझे लग रहा था। नहीं, उनका एम्पलीट्यूड सेम होता है, सही बात है। लेकिन जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं ना, तो पता क्या होता है, ये वाला एम्पलीट्यूड और ये वाला एम्पलीट्यूड ना मल्टीप्लाई हो जाता है। ये वाला एम्पलीट्यूड और ये वाला एम्पलीट्यूड, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हुए, ये देखो ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हुए, समझ रहे हो। तो इसलिए जो ओवरऑल बनता है ना, वो ऐसा बन जाता है। ये देख रहे हो, यस, एक्चुअल ये होता है। उनने उसको क्या किया कि उसी में कंबाइन करा के दिखा दिया, ये समझ रहे हो। सर डबल स्लिट वाले की डार्क फ्रिंज में जब मल्टीप्लिक दोनों का एडिशन करेंगे हम, सिंगल और एडिशन, उसको, यार एक बात बताओ, एडिशन ये जीरो है, और ये जो भी हो जीरो को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा ना। सर यहाँ तो ऐड नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई अरे क्यों? भैया एडिशन नहीं हो रहा है, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। तो जहां पर एक की इंटेंसिटी जीरो होगी, दोनों की मिला के नेट वो आ जाए, डार्क आ जाए, लैम्डा बाई 2 आ जाए, वहां पहले वाले का कितना भी आ जाए, समझे। तो ये हमें जो तो ग्राफ इन्होंने बनाया है ना, ये ग्राफ वैसा है, मिसलीडिंग ग्राफ है। ग्राफ ऐसा होता है, देखो सबसे पहले ऐसा, फिर उसके बाद अगला ऐसा, समझ रहे हो, फिर उसके बाद अगला ऐसा, फिर ऐसा, देख रही है। अब इसमें दोनों हो रहा है, वाईडीएसी डिफ्रैक्शन दोनों हो रहे हैं। तो देखो इसी का उनने ऐसे एनवेलप बना के ये बना दिया, समझ गए। यस, ओके सर। इसके बाद अब ये वैसे लिखा है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, लेकिन ये उसका है, एक होता है ना डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है ना, वो अंडर रूट ऑफ h1 h2 होती है। तो यहाँ लिखा है कि जो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है ना, वो 16 और 9 है।
तो एच नॉट कितना होगा? तो एच नॉट होगा स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये बन गया 4 इंटू 3 12। सर ये फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट क्या है फ्रेनेल बेसिकली? बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट इज नॉट इन आवर सिलेबस। ये मतलब क्या होता है कि एक प्रिज्म होता है, एक प्रिज्म ऐसा होता है जिसमें एक प्रिज्म, तो जानती हो ना, प्रिज्म में एक एंगल होता है 179 डिग्री और बाकी दोनों एंगल होते हैं 0.5 डिग्री और 0.5 डिग्री। तो वो क्या होता है, वो जैसे ऐसा नहीं कहते कि कोहेरेंट सोर्सेज हो तभी इंटरफेरेंस होती है, तो वो कोहेरेंट सोर्सेज बनाने के काम में आता है, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। ठीक है, यस ओके सर। ठीक है। इसके बाद पर्व, पर्व आर यू देयर? यस सर। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक, चलो देखते हैं। Work done by the restoring force in the wire is 10 joule. The maximum amount of heat is 10 joule only. सर डबल, वो डबल नहीं होनी चाहिए नहीं 20। नहीं नहीं नहीं, असल में क्या होता है कि जो, जैसे जब वायर को खींचा जाता है ना, यस सर। मान लो किसी कांस्टेंट फोर्स की मदद से, एक्सटर्नल फोर्स की मदद से खींचा गया, तो जितना वर्क डन होता है ना एक्सटर्नल फोर्स का, उसका आधा वर्क डन हीट के फॉर्म में जाता है, और जो बाकी आधा वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर देता है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो होती है माइनस ऑफ वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ इन्होंने रिस्टोरिंग फोर्स का वर्क कितना दिया है? -10। ओके सर। समझ रहे हो? तो मतलब जो आधा वर्क स्टोर हुआ है वो एफ रिस्टोरिंग का ही वर्क होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अच्छा ओके सर। तो आंसर इसका 10 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस। देखो, ब्रेक स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। अब जैसे एल्यूमिनियम का एक वायर ले लिया जाए, मान लो ये ए है, ये एल है, तो वॉल्यूम कितनी हो गई? ए एल। ए एल। तो मास कितना हो गया? ए एल रो। तो इस पर जो लग रहा है वो mg लग रहा है ना, ए एल यस सर। रो। तो ये आ गई फोर्स। अगर हम इस फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दें तो ये आ गई स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया एल रो जी। अब स्ट्रेस दे रखी है ना 7.5 इंटू 10⁻⁷। एल रो कितना है? 2.7 इंटू 10⁻3। और जी 10 ले लो तो एल निकल जाएगा इससे। तो ओके सर। ठीक है भाई। के बाद थर्ड, if the bulk modulus of lead is this much and the initial density is this much, under a pressure of this the density will be। अरे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? देखो, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो यस जो सर। नई डेंसिटी होती है ना वो होती है ओल्ड डेंसिटी इंटू 1 प्लस डेल्टा पी अपॉन पी। तो नई डेंसिटी हो गई, ओल्ड डेंसिटी कितनी है? 11.4। 1 प्लस डेल्टा पी कितना है? 2 इंटू 10⁸। और बल्क मॉड्यूलस कितना है? 8 इंटू 10⁹। सही है। ओके सर। सर ये फॉर्मूला आया कैसे?
फॉर्मूला फॉर्मूला बल्क मॉडुलस से ही तो आया है भाई। बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता था? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। यस सर। वॉल्यूम स्ट्रेस होती थी डेल्टा पी, यस सर। और ये होता था माइनस डेल्टा वी बाई वी, है ना। यस सर। यहाँ से निकाल लो डेल्टा वी, माइनस डेल्टा वी निकाल लेते हैं। डेल्टा वी आएगा माइनस वी डेल्टा पी बाई बी। यस सर। डेल्टा वी हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वी फाइनल आ गया वी, ओके सर। है ना। अब वॉल्यूम कम हो रही है तो डेंसिटी के लिए अपन ने प्लस लगा दिया, समझ गए। यस सर। यस ठीक सर। है, 40 को सर हाइस्टेरेसिस कर्व थोड़ा बता दीजिए। नहीं, हिस्टेरेसिस इज आल्सो नॉट इन द सिलेबस। वो जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स वाली हिस्टेरेसिस है ना, वो सिलेबस में नहीं है। सिर्फ मैग्नेटिज्म वाली हिस्टेरेसिस सिलेबस में है। बस इसमें तुम एक चीज याद रखो कि जैसे अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व दे रखी हो ना रबर के, तो उसमें क्या होता है कि जिसका यस सर। एरिया जितना ज्यादा होता है वो उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाता है। इसका मतलब द वन विच इज हैविंग द हायर एरिया, it is a better shock absorber। ठीक है, ठीक है सर। तो सर मतलब अगर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो बेटर शॉक एब्जॉर्बर क्यों कहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, जैसे अपनी कार किसी गड्ढे में चली गई तो टायर दब गए, यस टायरों सर। ने एनर्जी ले ली, मान लो 10 जूल। अब पूरी 10 की 10 तुम्हें ट्रांसफर कर दे तो जितना झटका टायर को लगा उतना ही झटका तुम्हें लगेगा, यस सर। है ना। लेकिन अगर मान लो दो तरह के टायर हो, एक टायर हो जो कि 10 जूल में से 1 ही जूल एब्जॉर्ब कर पाए, दूसरा हो जो कि 10 जूल में से 8 जूल एब्जॉर्ब कर ले, तो जो एनर्जी तुम तक पहुंचेगी वो कितनी होगी? पहले में तो 1 ही जूल किया तो 9 जूल पहुंच जाएगी, और दूसरे में उसने 8 जूल कर ली तो तुम तक कितनी पहुंचेगी? 2 जूल। तो तुम्हें किस अच्छा में ओके झटका कम सर। लगा? उसी में ना जिसने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अच्छा ओके सर। एंड सर कार टायर में हम कम एरिया वाला क्यों लेते हैं? कम एरिया वाला क्योंकि उसका तो लॉजिक ये हो गया ना कि अगर एरिया तुम ये कहना चाहती हो कम, तो फ्रिक्शन की वजह से ही लेते होंगे वो तो, क्योंकि फ्रिक्शन ना माइक्रोस्कोपिक एरिया पे डिपेंड करता है। ओके सर। अच्छा देखो क्या लिखा है, सिलेक्ट द रॉन्ग डेफिनेशन। डिफॉर्मिंग फोर्स, फोर्स दैट चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, तो सही है ये तो। इलास्टिसिटी, यस सर। प्रॉपर्टी ऑफ रिगेनिंग ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही है। प्लास्टिक बॉडी विच कैन बी इजिली मेल्टेड, नहीं ये तो गलत ही है कि मेल्टेड का प्लास्टिक से, प्लास्टिक तो वो होता है जो इलास्टिक ना हो। ओके सर। क्या? सर तो मतलब मेल्टिंग का कुछ है नहीं प्लास्टिक के हाँ, साथ मेल्टिंग का रिलेशन? प्लास्टिक से क्या रिलेशन? ओके सर। देखो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेट। इलास्टिक फोर्सेस आर नॉट ऑलवेज कंजर्वेटिव, इलास्टिक फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव, इलास्टिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव व्हेन हुक्स लॉ इज ओबेड, ये बात तो सही है। इलास्टिक फोर्सेस आर नॉट कंजर्वेटिव, जब हुक्स लॉ ओबे होता है तब तो इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, सही है। तो कौन सा फिर? सर इसका आंसर फर्स्ट दिया हुआ था। नहीं, नॉट ऑलवेज, ये तो ये भी सही है यार, है? मतलब देखो क्या होता है, वो जो अपना ग्राफ होता है, फिर को एक बार देखते हैं। इसमें पहले ये होता है ऐसे, है ना, इसमें तो हुक्स लॉ ओबे है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। उसके बाद ये ऐसे गया, यहाँ इलास्टिक लिमिट है। अच्छा हाँ सही तो है, ठीक है। असल में पता क्या होता है,
ये थोड़ा सा हिस्सा ऐसा होता है ये वाला, जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी ओबे नहीं करता, मतलब हुक्स लॉ ओबे नहीं करता, लेकिन इलास्टिक फोर्सेस तब भी कंजर्वेटिव होती है। तो मतलब लेकिन इसके बाद जब इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाए ना, जब ऐसे ऐसे होने लगता है, इस समय ये नॉन कंजर्वेटिव हो जाती है। ठीक है, यहां से यहां तक कंजर्वेटिव होती है। सर उसे किस सेंस में नॉन कंजर्वेटिव कह रहे हैं, मतलब वो बात समझ नहीं आ कंजर्वेटिव का मतलब कि जब वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ पर वापस लौटता है रही। ओके सर। ना, तो इलास्टिक लिमिट तक होता है ना, तो सही है। हुक्स लॉ पूरे में ओबे नहीं होता ना, थोड़ा सा हिस्सा ऐसा होता है जिसमें हुक्स लॉ ओबे नहीं होता, इसीलिए थर्ड शायद गलत कर दिया हो, मतलब मुझे ऐसे ही लगता है ना। यस सर, यस सर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना ये, इसके बाद और देखते हैं। प्रणय, प्रणय आर यू देयर? प्रणय लगता है नहीं। धृति, धृति आर यू देयर? Yes, sir. A radioactive nucleus of mass m emits a photon of frequency nu and the nucleus recoils. तो recoil energy will be, देखो जैसे ये न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है इसका मास m है, इसने एक फोटोन एमिट किया और फिर ये इधर रिकॉइल करने चला गया ऐसे। तो जो फोटोन है ना, फोटोन का शायद तुमने ये सुन रखा होगा कि फोटोन की जो एनर्जी होती है ना वो ये होती है एच यू, Yes, और sir. यही एनर्जी जो है ना ये P इंटू सी होती है। P होता है मोमेंटम, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो मोमेंटम हो गया एच न्यू अपॉन सी। तो इसका जो मोमेंटम आया वो एच न्यू अपॉन सी आया। अब इसका यदि मास m है तो इसका मोमेंटम m इंटू वी आ गया। तो अपन ये कह सकते हैं ना, शुरू में तो मोमेंटम 0 था, Yes, बाद sir. में हो गया एच न्यू अपॉन सी माइनस एम वी। तो v कितना आ गया? एच न्यू अपॉन m इंटू सी। अब Okay, v ये आ गया, तो एनर्जी कितनी आई? हाफ एम वी MV स्क्वायर। square. Yes, sir. तो हाफ m और v स्क्वायर मतलब h स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाय m स्क्वायर c स्क्वायर। सो द आंसर विल बी h स्क्वायर न्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 m c स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है। सर मुझे एक और चीज पूछनी थी, जो मास डिफेक्ट होता है वो हाँ। हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस, मतलब हम लोग मास ऑफ न्यूक्लियस में से, सॉरी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में से मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस करते हैं, या मास ऑफ न्यूक्लियस में से एटॉमिक मास को माइनस करते हैं? क्या बोल रही है तुम? मैं तो कंफ्यूज ही हो गया, फिर से बोलो। मतलब सब जो मास डिफेक्ट होता है वो क्या, कैसे फाइंड आउट करते हैं? मेरे को उसमें कंफ्यूजन हो रही है। देखो मास डिफेक्ट जो है ना, हम्म। वो जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यस सर। उसमें से यदि हम न्यूक्लियस के मास को डिवाइड कर दें, अब सब्ट्रैक्ट कर दें, यस सर। तो आता है। मतलब कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, उनको अलग अलग करके यदि उनका मास निकाला जाए, यस तो सर। वो मास जो न्यूक्लियस बनता है ना उनको मिला के उसके मास से ज्यादा होता है। ओके सर। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स का मास न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होता है। सर समझ किसी गए? क्वेश्चन में ना उन्होंने एटॉमिक मास में से वो मास ऑफ न्यूक्लियस को करा हुआ था माइनस, और फिर उन्होंने उसको भी तो बोला एक हुआ था मास क्वेश्चन भेज डिफेक्ट। देना, फिर अपन करेंगे, देखेंगे, है ना। ओके सर। अच्छा ठीक है, एक और रहा था, ये देखो। ये देखो, ये देखो इसमें क्या लिखा है? एन ओपन वेसल ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ साइड 2 एंड हाइट 1, साइड और हाइट 1, ठीक है, is filled with a liquid completely and is accelerated with the acceleration a।
द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सो दैट द प्रेशर एट द मिड पॉइंट ऑफ एसी, यानी यहाँ बीच में बी पर, इट इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब ये बताओ ये एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर कब हो सकता है? ये तो तभी हो सकता है ना जब यहाँ से पानी हट जाए और ये एटमोस्फेयर को एक्सपोज्ड हो जाए, यस सर। है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कंटेनर है, ये कंटेनर ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा। इसका मतलब कि ये डिस्टेंस 1 हो गया ओके सर। और ये वाला डिस्टेंस भी 1 हो गया, तो ये वाला एंगल थीटा जो है तो tan थीटा 1/1 हो गया, यानी कि थीटा कितना हो गया? 45। 45 डिग्री। यस सर। अब A/G होता है tan थीटा, तो इसका आंसर तो मेरे ख्याल में G होना चाहिए। यस सर। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब मैं इसका सर हाँ बोलो बोलो। सर जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है उसी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं ना? हाँ, स्प्रिंग की एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को, सही कह रहे हो। बस स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है ना हाफ के एक्स पर, उसी को कहते हैं इलास्टिक। और सर स्टोर्ड भी तो वही होती है, मतलब एक हाँ ही वैल्यू वही होती है स्टोर ना, होती है, सही कह रहे हो, वही स्टोर होता है। सर कोई भी अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो मतलब अगर कोई भी फोर्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसका वर्क डन, तो फिर वो कंजर्वेटिव हो गया फिर नॉन कंजर्वेटिव? नहीं कंजर्व, वैसे तुम अगर विस्कस फोर्स की बात कर रहे हो तो वो तो नॉन कंजर्वेटिव है। नहीं सर, कोई भी मतलब जनरल फोर्स है और यू बता रखा है कि उसका वर्क डन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर उसको तो यार कंजर्वेटिव फिर मिलेंगे या नॉन फिर कंजर्वेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि मतलब वो तो फिर वेलोसिटी पे तो वो विस्कस ही डिपेंड करती है, तो नॉन कंजर्वेटिव। ओके सर। ठीक है। और चलिए। सर जो बॉल को हम जब मतलब वॉल से स्ट्राइक कराते हैं जो इम्पल्स वाले हाँ 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 वो में हाँ। सर, तो मतलब उसमें ग्रेविटी को कंसीडर क्यों नहीं करते? नहीं ग्रेविटी इम्पल्स थोड़ी लगाती, इम्पल्स तो वही फोर्स लगाती है जो मोमेंटेरीली लगे, mg तो हमेशा ही लगता रहता है। सर बट वो डिराइव करते हैं ना तब, तो वॉल के हाँ अलोंग तो जो वेलोसिटी वही तो होती है उस पर कोई इम्पल्सिव इफेक्ट नहीं फोर्स, पड़ता? इम्पल्सिव फोर्स जो होती है ना, जो उसी इंस्टेंट पे लगे, वो सिर्फ वही तो होती है यार। अब जो mg है वो तो हमेशा ही लग रहा है, तो उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है, उसके बाद जब बॉल जाने लगी तब तो ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ ही सकता है ना, धीरे धीरे वो नीचे गिर सकती है, लेकिन उस ओके सर। इंस्टेंट पे सिर्फ उन्हीं